हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ कि मैंने किस तरह से यूट्यूब के ज़रिए ही सिर्फ सेल्फ स्टडी करके और जो अपनी बेसिक बुक्स हैं उसको ऊपर रिलाई करके नेट जेआरएफ कैसे क्लियर किया था, और एक पूरी सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पेपर 1 की और पेपर 2 की। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें से जो चीज़ें आपको अच्छी लगें वो ले लीजिएगा, और जो चीज़ें आपको सूट ना करती हूँ वो ना लीजिएगा। तो हर एक इंडिविजुअल की अपनी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटजी इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको सूट करे, आपकी पर्सनालिटी को, आपके पढ़ने के स्टाइल को, तो आप ज़रूर अडॉप्ट कीजिए और देखिए कि किस तरह से आप अपने नेट जेआरएफ के स्कोर को बढ़ा सकते हैं, और जो जेआरएफ का टारगेट है वो आप अचीव कर सकते हैं। तो आप अगर 220 प्लस क्वेश्चंस कर लेते हैं दोनों पेपर में मिला करके, तो उसको आप अच्छे से कर लेंगे। अभी मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी भी कर रहा हूँ, तो हम इसमें वीडियो में लास्ट 10 डेज़ की जो स्ट्रेटजी है, अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है 31 दिसंबर 2025 से लेकर 7 जनवरी 2026 तक। तो तब तक के लिए जो लास्ट में एकदम वीडियो के मैं बताऊंगा कि इन लास्ट 10 डेज़ में आप क्या करें और कैसे अपनी आप पढ़ाई करें। तो देखते हैं गाइस, आज के इसमें वीडियो को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं अपने बेसिक बैकग्राउंड के बारे में वेरी ब्रीफ में। जैसा कि मैंने बताया शुरू में ही कि मैंने नेट जेआरएफ क्लियर कर रखा है इकोनॉमिक्स में। 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर 2022 में, मर्ज साइकिल का दो सेमिस्टर्स का साथ में कोविड की वजह से हुआ था, तो उसमें मैंने जेआरएफ क्लियर किया हुआ था। और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से। और जो मेरी प्रिपरेशन थी, जितनी भी मैंने की थी, वो किसी कोचिंग के थ्रू नहीं ली थी, या ना कि बहुत ज़्यादा कोचिंग हेवी भी नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की थी, और जो मेरे पास बेसिक बुक्स हैं उसके ऊपर मैंने रिलाई किया था। और जो मेरा कोर फोकस था वो पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए था। उसमें मैंने कंसेप्ट क्लैरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा था बुक्स के थ्रू, और जो भी इंटरनेट पर चीज़ें अवेलेबल थी। और बेसिक एमसीक्यूज सबसे पहले करे थे मैंने, और बेसिक एमसीक्यूज के बाद सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत अच्छे से सॉल्व किए थे। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बेसिक एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज या कंसेप्ट, और किस तरीके से आप यूट्यूब को यूज़ करते हुए अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं उसमें। तो जो कोर फिलॉसफी थी मेरी प्रिपरेशन की, कि मैंने किस तरीके से चीज़ों की तैयारी की थी और क्या क्या किया था अपने एग्ज़ाम के लिए, तो आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे पहले चीज़ है कि आपको एक चीज़ समझना होगा कि जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा पढ़ने के बारे में नहीं है, या बहुत ज़्यादा किताबें आप पढ़ के इसको नहीं क्लियर कर सकते, या बहुत ढेर सारा कंटेंट अगर आप चाहें याद कर लें, मेमोराइज़ कर लें, तो ऐसा नहीं है। नेट जेआरएफ जो है वो सारा का सारा खेल है कि एनटीए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसके पैटर्न को समझना, उसको समझ पाना कि वो आपसे डिमांड क्या करता है, उसकी नीड क्या है। तो इसके कुछ की प्रिंसिपल्स हैं आपको जिसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले तो आप जब भी कोई पेपर 2 आप उठाएं अपना, जो कोई भी हो, जैसे इकोनॉमिक्स वाले हैं या दूसरे सब्जेक्ट्स वाले हैं, तो आप एक कोई कोर टेक्स्ट बुक ले लीजिए पर यूनिट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट के लिए, और उसको अच्छे से पढ़िए। और पेपर 1 के लिए आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन की, अरिहंत की, ट्रूमैन की, या फिर जो केवीएस मदान की सबसे अच्छी बुक आती है, जो मेरे अकॉर्डिंग केवीएस मदान से बेस्ट कोई बुक नहीं है। बहुत सारे एजुकेटर्स ने अपनी अपनी बुक भी लिख रखी है, तो आप उसमें से भी किसी एक को रिफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट बुक है केवीएस मदान, उससे अच्छी पेपर 1 की कोई बुक नहीं है मेरे नज़दीक। और जो रिपीटेड एक्सपोज़र है पीवाईक्यूज़ के थ्रू, आप उसको उसको अच्छे से करना होगा। पीवाईक्यूज़ आपको बहुत बढ़िया तरीके से करने होंगे, और जितने भी एमसीक्यूज़ आपके बुक में दिए हुए हों, टेक्स्ट बुक में, जो आप एक कोई कोर टेक्स्ट बुक खरीदेंगे तो उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। और जो एमसीक्यूज़ होते हैं आपको सॉल्व करके पता चलता है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आप कंसेप्ट में कहाँ लैग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी होगी, और आपको जो है एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी होगी। और वो इसमें स्मार्ट स्ट्रेटजी तभी आएगी जब आप एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद आप जो एंडलेस नोट मेकिंग की तरफ चले जाते हैं, 10-10, 20-20 रजिस्टर भरने लग जाते हैं, तो उससे आप बच जाएंगे, और आपको एग्ज़ाम की नीट का भी पता चल जाएगा। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें और जानने की ज़रूरत है। जैसे इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल लें, तो पेपर 2 की तैयारी बहुत ब्रीफ में बताऊंगा, और मैं अलग से बता दूंगा आपको इकोनॉमिक्स के पेपर की पूरी स्ट्रेटजी कैसे है, अगर आप लोग कहेंगे तो। वन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पर यूनिट बहुत ही अच्छे से सोच समझ के आप लीजिएगा कौन सी बुक आपको ख़रीदनी है, कौन सी बुक में ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है। मैं अभी यहाँ पे बुक के बारे में नहीं बताऊंगा, मैंने कौन कौन सी बुक्स ली थी उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप कोई भी बुक लें तो 4-5 किताबें मत खरीदें, कोई एक बुक ले लें अच्छी सी, और बार बार किताबें चेंज मत करें।
तो उस बुक्स में आप ध्यान दें कि आप डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ें, अजम्पशंस को अच्छे से पढ़ें, और जो डायग्राम्स दिए हुए हैं उसको बहुत अच्छे से रीड करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स और जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं। अराउंड 60 to 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो कंसेप्ट बेस्ड ही होते हैं। आप उनको अच्छे से करके एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं, और जो थेरीज़ की लिमिटेशंस होती हैं उनको भी बढ़िया से करें। और दूसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ध्यान देने के लिए है कि बेसिक एमसीक्यूज़ की कोई एक बुक ले लीजिए, जैसे कि अरिहंत की ले लीजिए, या ट्रूमैन की ले लीजिए, या उपकार की ले लीजिए, या और भी बहुत सारी ओसवाल की बहुत सारी मार्केट में बुक हैं, लेकिन कोई एक बुक ही लीजिए, सारी बुक्स मत खरीदिए। और उस बुक के जितने भी बेसिक एमसीक्यूज दिए हुए हैं आप उसको सारे अच्छे से सॉल्व कर दीजिए, और आप अपनी उस तरीके से जो वीक एरियाज़ हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर चीज़ें लैक हो रही हैं, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। इस तरीके से आप जो है कॉन्सेप्ट को जो है इनडायरेक्टली अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे और देख पाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो जो एमसीक्यूज होते हैं वो लर्निंग टूल्स ही नहीं होते हैं, ये प्रैक्टिस सिर्फ जो है लर्निंग टूल्स होते हैं एक तरह से। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इसके थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके वीक एरियाज कौन कौन से क्वेश्चन आपके कहाँ सही हो रहे हैं, कहाँ गलत हो रहे हैं। और अभी तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, एआई के थ्रू आप आंसर चेक कर सकते हैं। पहले तो ये प्रॉब्लम होती थी कि बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए रहते थे, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाते थे, बार बार किताबें खोलना, पढ़ना, समझना इधर उधर से, और दोस्तों से पूछना। अभी आप चैट जीपीटी, जेमिनाई या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, या आप मुझे आप क्वेश्चन सेंड कर दें तो मैं कोशिश करूँगा कि कंसेप्ट को अच्छे से क्लैरिफाई करा दूँ। और जो पीवाईक्यूज है इसके बाद आप सबसे पहले बेसिक बुक खरीदें, उसके एमसीक्यूज सॉल्व करें सारे कंसेप्ट को पढ़ने के बाद। फिर उसके बाद पीवाईक्यूज पे आ जाएँ, जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज के बगैर आप नेट जेआरएफ क्लियर करना अगर चाह रहे हैं तो समझ लीजिए सबसे मुश्किल काम है दुनिया का ये। और फिर जितने भी पीवाईक्यूज हैं आपकी कोशिश कीजिए कि कम से कम 10 to 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज ले लीजिए, और सिर्फ उनके आंसर्स खोजने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि जब भी आप कोई पीवाईक्यू सॉल्व करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो जितने भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं या 8-10 जितने भी मल्टीपल ऑप्शंस भी दिए हों, तो उस पे ये ज़रूर आप नोटिस करें कि जितने भी आपके ऑप्शंस हैं उसमें वो कौन से करेक्ट हैं, कौन से नहीं करेक्ट हैं, और क्यों करेक्ट हैं, क्यों करेक्ट नहीं है, या किस तरह से आपको डेविएट किया गया है ऑप्शन से, या ऑप्शंस के पैटर्न को किस तरह से बुना गया है। तो आप इन सब चीज़ों को जब भी कोई एक एमसीक्यू सॉल्व करें या पीवाईक्यू सॉल्व करें, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्यों करेक्ट है, और जो 3 रॉन्ग ऑप्शंस दिए हुए हैं वो क्यों रॉन्ग हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके 4-5 कंसेप्ट एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे। और एक जो है, आप जब ये सॉल्व करने लगे तो एक पीवाईक्यू रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए। आप उसमें लिखते रहिए कि आपके कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हो गए हैं, या एक कंसेप्ट किस पार्टिकुलर कंसेप्ट में आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। जैसे आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं अगर, तो आप देखेंगे कि उसमें कंज्यूमर सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस से रिलेटेड मैथमेटिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो अगर आपका ये बार बार गलत हो रहा है, या इकोनोमेट्रिक्स के टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, या जैसे उसमें एक एग्जांपल के तौर पे लें ऑटो कोरिलेशन, या हेटेरोस्केडास्टिसिटी, या मल्टी कोलिनियरिटी, या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, या आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप उसको एक नोटबुक में एक जगह लिख लें कि इससे ये आपके वीक एरियाज हैं या ये आपके स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं। तो उससे आपको अच्छी हेल्प मिलेगी, और ये भी आप जान पाएंगे कि आपने किस तरीके से अपने रजिस्टर को मेंटेन कर रखा है और क्या क्या करने की ज़रूरत है। मैंने किस तरीके से किया था, मैंने इसमें एक स्लाइड ऐड कर दी है, तो आप देख लोगे उसको अभी। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से मैंने पीवाईक्यू स्टडी किए थे, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया था कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर थे उनको ईयर वाइज नहीं सॉल्व किया था मैंने। वो सारे क्वेश्चन पेपर तो निकाल लिए थे ईयर वाइज, बट मैंने जो पीवाईक्यूज किए थे वो टॉपिक वाइज किए थे। और अभी टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज की बहुत सारी किताबें मार्केट में आ गई हैं, तो आप टेली वहाँ से ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट थे या अमेज़ॉन थे। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी आप कहेंगे, अगर आपको पर्सनली पूछना है, तो मैंने एक नंबर लास्ट में दिया हुआ है, उस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि किसकी ले लें, तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज एनालिसिस करें हर एक यूनिट का, और जितने भी फ्रीक्वेंटली रिपीटेड थीम्स हैं वो सारे के सारे आप आइडेंटिफाई कर लें कि कंज्यूमर सरप्लस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, या यूटिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, या किस
जो है किससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको ये बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, उसको आप एक बार आइडेंटिफाई करना और देखना कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो किस तरीके के आ रहे हैं, कंसेप्चुअल ट्रैक में आपको कैसे लाया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से इफ़ेक्ट्स के बारे में पूछा गया है, तो ये सारी चीज़ें और स्पेशली लैंग्वेज किस तरह की यूज़ कर रहा है एंटी, वो सारी आप अगर ध्यान दे लेंगे तो आप बहुत अच्छे से आराम से कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो पीवाईक्यूज होंगे वो प्रॉपर एक रिवीजन नोट्स की तरह काम करेंगे। और जो पेपर वन की स्टडी है ये बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग यूनिट होती है अगर आप अच्छे से स्मार्टली इसको करेंगे। तो जैसे कौन कौन सी यूनिट थी, मैंने जिन पे ज़्यादा ध्यान दिया था, मतलब 100 मैंने ध्यान दिया था, 10 तो 100% उन यूनिट्स के ऊपर ध्यान दिया था, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड हो गई, रिसर्च एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, आईसीटी एंड कम्युनिकेशन। तो लगभग ये 6-7 यूनिट थी। तो आपको ये करना है कि आपको कोई 7 में से 10 यूनिट्स 10 में से कोई 7 यूनिट्स आपको आइडेंटिफाई कर ली हैं और उस 7 यूनिट्स को बहुत अच्छे से मास्टर कर लेना है कि जो 35 क्वेश्चंस होंगे उस 7 यूनिट्स के, तो आपको एटलीस्ट 30 क्वेश्चन सही करने हैं। बाकी जो 3 यूनिट हैं उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर लाइटली भी पढ़ लेंगे या मैराथन क्लासेस भी ले लेंगे या वन टाइम स्टडी भी कर लेंगे तो उन 3 यूनिट्स में से आप 15 में से कम आप 7-8 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। इस तरीके से आप 35 प्लस क्वेश्चन आप आराम से पेपर वन में स्कोर कर सकते हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको पेपर वन की कौन सी यूनिट्स जो हैं 7 यूनिट्स वो अच्छी लगती हैं, पढ़ने में मज़ा आता है और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। तो आप पेपर वन का एक रूल ये भी होता है कि कभी भी आप ये गलती मत करना कि 10 की 10 यूनिट्स को इक्वली मास्टर करने बैठ जाएं। अगर आपने ये किया तो आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा और आप अगली जो दूसरी यूनिट्स बची रह जाएंगी उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आपको कोई 10 यूनिट्स में से 7 यूनिट्स आइडेंटिफाई करनी होंगी, जिसमें से आप सारी की सारी तैयारी आप सारी ताकत पेपर वन की 7 यूनिट्स में लगाएंगे और जो 3 यूनिट बची हुई होंगी, जो चाहे आपको टफ लगती हों, इजी लगती हों, जैसे भी हैं, वो 3 बची हुई यूनिट आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो आप ये कोशिश करना कि 35 में से एटलीस्ट 30 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएं उसमें। और अगर 30 क्वेश्चन सही हो गए तो आपकी जो बची 3 यूनिट है, 15 में से अगर 7-8 भी आपने कवर कर लिए तो अच्छे से आपके 35 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे आउट ऑफ 50। तो इस तरीके से आपका जो पेपर टू और पेपर वन के क्वेश्चंस मिला करके होंगे तो आपके अच्छे स्कोर बनने के चांसेस रहेंगे। तो जितने भी फैमिलियर पैटर्न्स हैं, रिपीटेड पीवाईक्यूज हैं, उनके ऊपर आप बहुत अच्छे से ध्यान दें। तो इस तरीके से आप अगर कोशिश करेंगे तो कंफर्टेबली 35-40 क्वेश्चंस को करेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट में एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, या एक रिसर्च टाइप को एक मेजर ब्रॉड टर्म में ले लें तो रिसर्च टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसको कभी स्किप ही नहीं कर सकते। या अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट की बात करें तो टीचिंग के जो लर्नर और टीचर के बीच की रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से, रिसर्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड। तो इस तरीके से आप देख लें। और डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस आप तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स रोज 20 मिनट्स या 30 मिनट्स प्रैक्टिस कर लेंगे तो 10 क्वेश्चंस आराम से प्रॉपरली कर सकते हैं। और जो आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हफ्ते में एक बार भी अब अगर एक आरसी लगाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे एक पैसेज की, तो आराम से 5 क्वेश्चन उसके, तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो आपको कोशिश करना है कि कोई 7 यूनिट्स आपको आइडेंटिफाई करनी है अच्छे से और उन पे सारा ध्यान देना है। तो ये हो गया पेपर वन के बारे में। और आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करे थे, ना कि सिर्फ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करे थे नेट जेआरएफ के, बल्कि जो दूसरे पीएचडी से रिलेटेड हैं, पीजीटी से रिलेटेड हैं, सेट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो सारे सारे जहाँ पे भी अवेलेबल थे वो मैंने सब कर लिए थे यूट्यूब पे या इधर उधर। से ये देखिए, ये मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी थी, तो सारी प्ले लिस्ट में वॉच करता था, देख लेता था, लिख लेता था कि कौन सी मेरी वीडियो कवर की गई है। आप देख सकते हैं उड़ीसा एसएसपी की, आरपीएससी की, और जेएनयू की, सीयूएट के, एनटीए के, बीएचयू के, और बहुत सारी एमजी गांधी विद्यापीठ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, हर जगह के क्वेश्चंस, गुजरात के, यहाँ तक कि मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। तो एक बार
आप कंसेप्ट पढ़ लें, कंसेप्ट के बाद आप एमसीक्यूज सॉल्व कर लें, एमसीक्यूज के बाद आप पीवाईक्यूज पे आ जाएं और पीवाईक्यूज को अच्छे से करें। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आप इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि जब वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो उसके बाद वो कभी भी आपसे गलत नहीं होना चाहिए, तो उस अप्रोच के तहत आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। अच्छा, एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मिस्टेक्स कौन कौन सी जो नहीं करनी चाहिए, तो करने की बातें हो गई। एज ए एस्पायरेंट आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वो सबसे बड़ी गलती जो स्कॉलर्स या जो रिसर्चर्स एस्पायरेंट्स करते हैं वो करते हैं कि बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं। तो आपको बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी है, कोई एक बुक लेनी है कंसेप्ट वाली, और जो आपकी सिलेबस की बुक्स हैं पेपर 2 की, उसमें 10 में से आप 10 या 6 बुक्स ले सकते हैं यूनिट वाइज। वो भी सारी बुक नहीं पढ़नी है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। वो सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको पीवाईक्यूज से और जो एमसीक्यूज लगाएंगे उससे पता चलेगा। तो आप देख लेना, कभी भी पूरी बुक पढ़ने मत बैठना, और कभी भी आप जो बेसिक एमसीक्यूज दिए हुए हैं उसको इग्नोर मत करें, क्योंकि वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं, वो एक तरीके से लर्निंग टूल के तौर पे आपको काम करेंगे। और स्किपिंग पीवाईक्यूज, थिंकिंग सिलेबस कम फर्स्ट, ऐसा नहीं है आप सिलेबस ना भी करें तब भी अगर आपने पीवाईक्यूज कर लिए तो आपको एग्ज़ाम का एक पैटर्न, उसका मिजाज क्या है एग्ज़ाम का आपको पता चल जाएगा। उससे आप जो है अच्छे से कर सकते हैं, और वो ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं आना है किसी भी तरीके के। वो चाहे पेपर 1 का हो या किसी भी एक टॉपिक को लेकर के हो, जिस भी चीज़ों को आप कर रहे हैं अच्छे से कॉन्फिडेंट रह के और बेहतरीन तरीके से ध्यान देके आपको सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। और लास्ट वीक में कभी भी नए टॉपिक्स पे ध्यान ना दें जो बहुत लेंदी हैं या जो टाइम टेकिंग है। तो नई चीज़ें आप लास्ट वीक में एग्ज़ाम के टाइम पे नई चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्राई मत करें, और किसी भी टॉपर की स्ट्रेटजी को या रूटीन को आप फॉलो मत करें। आप अपना रूटीन बनाएं, अपना जो जो आपको सूट करता है। जैसे आपको अगर दिन में पढ़ते हुए अच्छा लगता है तो आप दिन में पढ़िए, रात में आपको पढ़ते हुए अच्छा लगता है तो रात में पढ़िए। जैसे जिस टाइम पे भी आपको पढ़ते हुए अच्छा लगता है पढ़ते रहिए, लेकिन सबकी अकाउंटेबिलिटी रखिए। एक रजिस्टर मेंटेन करके रखिए कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या बाकी है, इससे आपकी चीज़ें स्किप ना होने पाएँ। तो आपको किसी भी टॉपर की स्ट्रेटजी को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको सूट करती हैं अकाउंटेबिलिटी के साथ आप उसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करें। तो इसमें मैं आपको जैसे दोबारा बता दूं कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें की थी जिसने मुझे जेआरएफ क्लियर करने में हेल्प की थी, या एक तरीके से डूज। तो जो जितने भी कंटेंट को मैंने लिख रखा था या पढ़ रखा था, तो उस सेम कंटेंट को मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया था बहुत अच्छे से, जितना ज़्यादा हो सकता था। तो लास्ट 1 मंथ या 15 डेज जो थे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन किया था मैंने, कोई नई चीज़ बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं की थी। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने इजी एंड मॉडरेट टॉपिक्स फर्स्ट किए थे। जो चीज़ें आसान थी उनको पहले पढ़ा था, और जो चीज़ें टफ थी वो लास्ट में पढ़ा था। जैसे कि 10 यूनिट्स हैं पेपर 1 में, तो 10 यूनिट्स पेपर 1 की करने के लिए आपको सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप 10 यूनिट्स में से 6 या 7 यूनिट आपकी बहुत ईजी आपको लगेंगी, तो उन 6 और 7 यूनिट को इतना अच्छे से और मास्टर कर लीजिए कि उसमें से कोई क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो अब जैसे सपोज आपने 6 यूनिट्स कर ली जो आपको ईजी लगती हैं, और आपने बहुत अच्छे से सब कुछ मॉडरेट तरीके से जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको अच्छे से कर लिया, तो उसमें एक चीज़ ये होगी कि आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा कि पेपर 1 60% आपका क्लियर हो गया है, बस 40% रह गया है। तो बचे हुए 40% के लिए आपके पास टाइम ज़्यादा होगा, और आपके पास हौसला भी बड़ा होगा कि 60% तो हो गया, बस थोड़ा बाकी है, तो उस थोड़े में आप कर लोगे। बट अगर आप टफ चीज़ें करने में पहले बैठ गए, सपोज एक यूनिट नहीं आपके 2 महीने ले लिए, 3 महीने ले लिए, और आपने वो यूनिट स्टार्ट की जो आपको आती ही नहीं है, तो फिर एग्ज़ाम आते आते आप जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लो हो जाएंगे और चीज़ें कर नहीं पाएंगे। और फिर जैसे कि सब लोग बताते हैं कि जो एलिमिनेशन टेक्निक है उसको आप अच्छे से फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, और एग्ज़ाम के टाइम पे काम रहिए, और एग्ज़ाम टेम्परामेंट बना कर रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए कि आपने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो एक्यूरेसी के साथ करने हैं, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और ये सारी चीज़ें आपकी जितनी भी तैयारी होनी थी हो चुकी है एग्ज़ाम के टाइम पे, और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि कभी भी कोई भी इंसान पेपर 2 हो या पेपर 1 हो उसके 100% सिलेबस को कवर नहीं कर सकता। आपको चाहिए होगा कि आप अच्छे से बस जितना भी हो 80-90% जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सिलेबस कवर करें। 100% सिलेबस कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना 100% रिजल्ट आपसे मांगता है। बस 70-80% ही 70 to 80% ही उसमें जो है आपको रिक्वायरमेंट होती है जेआरएफ क्लियर करने के लिए। तो आपको 100% सिलेबस कवर करने की टेंशन भी क्यों लेनी।
तो ये सारी चीज़ें थी। और लास्ट 10 डेज़ में क्या करें, जितने भी इकोनॉमिक्स वाले हैं वो उनके लिए है कि वो बस जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई नए टॉपिक मत पढ़ें, की थेरीज़ हैं, की एजम्पशंस हैं, और जितने भी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें, और आपकी जो पीवाईक्यू की नोटबुक है उसको अच्छे से रिवाइज करें, और फ्रीक्वेंटली रॉन्ग एमसीक्यूज जो हैं जिनसे आप जो एमसीक्यूज आपसे गलत हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस के गलत होने की क्या वजह रही है उसको फाइंड आउट करें, उसको सॉल्व करें, उसको अच्छे से रिवाइज करें। और मिक्स्ड मॉक क्वेश्चंस अगर हो सके तो प्रैक्टिस करिए एग्ज़ाम के टाइम पे, और अगर नहीं हो सकता तो मत करिए, बस चीज़ों को रिवाइज करिए, वही आपका सबसे बेहतर तरीका रहेगा। और पेपर वन के लिए जितने भी हैं, ये फार्मूला हो गया, डीआई रीजनिंग, ये सब आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, रिसर्च टर्म्स को रिवाइज कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग के जो कंसेप्ट हैं उसको रिवाइज करिए, या जो भी आपके फैमिलियर क्वेश्चन हैं या क्वेश्चन के टाइप्स हैं उसको जो है अच्छे से रिवाइज करें, और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिंग से बचें, एक्सपीरियंस ना करें लास्ट 10 डेज़ में या लास्ट टाइम में। तो अच्छा रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करें। और एग्ज़ाम डे की स्ट्रेटजी क्या है कि आप बस अच्छे से चीज़ों को जाएं, और पेपर टू अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो पेपर टू को आप पहले कीजिए, या पेपर वन को जो भी स्ट्रॉन्ग है आप उसको अच्छे से पहले कीजिए, एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कीजिए, और जो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस हैं उनको जो है स्किप कर दीजिए बगैर किसी प्रॉब्लम के। जो इजी इजी क्वेश्चंस हैं वो पहले सॉल्व कर लीजिए, सपोज उसमें 40-50% क्वेश्चन इजी रहते हैं हर पेपर में, तो आप सबसे पहले बगैर सोचे समझे इजी क्वेश्चंस को पहले से जल्दी जल्दी करते जाइए। टाइम भी आपका वो इजी क्वेश्चंस कम लेते हैं, तो सपोज अगर आपने 50% क्वेश्चन 1 आवर का पेपर वन के लिए टाइम होता है, तो आपने अगर 50% क्वेश्चन 20 या 15 मिनट्स में कर दिए, जैसे सपोज 25 क्वेश्चन आपने कर दिए 15 मिनट में या 20 मिनट में, तो आपके पास नेक्स्ट 40 मिनट्स रहेंगे अगले 25 क्वेश्चन करने के लिए। तो उसमें जो कन्फ्यूज़न वाले हैं वो करिए, या जो जिस लेवल के इजी क्वेश्चन हो उसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जैसे डीआई के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और आरसी के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता होगा, तो अगर आप सबसे पहले इजी करेंगे तो डीआई और आरसी के लिए आपके पास कम से कम 15 से 20 मिनट मिल जाएंगे लास्ट में, तो आप अच्छे से टाइम दे के आप क्लियर कर सकते हैं। और कभी भी डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यूनिट के क्वेश्चंस आप कभी भी पहले करने की गलती मत करना, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। जैसे कई बार डीआई को सॉल्व करने में 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस बहुत होती हैं, और आरसी में भी। तो 15-20 मिनट अगर एक दो यूनिट में आपके चले गए तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाओगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो उनको आप अच्छे से कर नहीं पाओगे। तो बढ़िया आराम से कामों के क्लैरिटी के साथ पैनिक हुए बगैर चीज़ों को आप सॉल्व करिए। और बस जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं या जितने भी लोग हैं उनको एक फाइनल एडवाइस है कि जो नेट जेआरएफ एग्ज़ाम है वो बिल्कुल भी लक बेस्ड नहीं रहा है। रिसोर्सेज सबके पास अवेलेबल हैं, वो चाहे यूट्यूब हो या टेलीग्राम हो या बुक्स हो या और दूसरे इंटरनेट के सोर्सेज हो, इवन अब एआई भी हेल्प करने लगा है आपको। तो आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम के पैटर्न को समझिए, और कोई भी अगर कंसिस्टेंसी के साथ स्मार्ट रिवीजन करता है, पीवाईक्यू ओरिएंटेड प्रिपरेशन करता है, तो ही में क्लियर। और अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैंने तो बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज में किया था, उस टाइम पे यूट्यूब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, कोई एआई टूल नहीं था। तो बहरहाल आपके पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, और फिर जाहिर सी बात है कंपटीशन भी बहुत है पहले के मुकाबले में। तो अब आपको अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ स्मार्ट रिवीजन करते हुए पीवाईक्यू ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है, इससे आप आराम से नेट जेआरएफ क्लियर कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर के आऊँगा बता दूँ कि मैं आपके लिए पीएचडी एडमिशन जर्नी जामिया में मेरी कैसी रही, मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। नेट जेआरएफ किस तरीके से पीएचडी में हेल्प करता है, फेलोशिप्स और एकेडमिया के बारे में, और रिसर्च लाइफ रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड भी एक वीडियो में बना दूंगा। और कितने पैसे आपको मिलते हैं फेलोशिप्स में, बहुत सारे लोगों के दरमियान कंसेप्शंस हैं कि 56,000 मिलते हैं या 48,000 मिलते हैं या 50,000 मिलते हैं या 40,000 मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और दिखा दूंगा आपको स्लिप वगैरह कि कितने कहाँ कहाँ पर किस तरीके के स्कॉलर को कैसे कैसे कितने पैसे मिलते हैं, और किस तरीके से चीज़ों को क्लियर करने में आपको ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जैसा भी होगा आप कमेंट करके बता देना हमें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ये मेरा नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज करके व्हाट्सअप ही सिर्फ करें, कॉल ना करें, व्हाट्सअप करके आप इस पर पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर है 9795466495। आप चाहें तो टेलीग्राम कर लें या व्हाट्सएप कर लें, दोनों पे कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ।
बट आप कॉल ना करना, सिर्फ मैसेज करना व्हाट्सएप पर ही, और किसी तरीके से प्लीज़ कॉल्स को अवॉइड करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।